आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2026 के लिए जो एडवांस अकाउंट की आपकी आरटीपी रिलीज की गई है, तो उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पे आंसर्स कुछ गलत दिए गए, तो वो भी डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जैक्टली बताया गया है। सबसे पहले केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ईएस 16 का ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। सिंपली बताया गया है कि गैसेस लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ 2000 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। एक कंपनी पाइपलाइन का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रही है जो कि उनके लिए एक फिक्स एसेट होगा, और इन्होंने बता दिया है कि दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट एज पर ईएस 16। फॉर दिस पर्पस इट हैज बोरोड फंड ऑफ 700 लाख, 700 लाख रुपए इन्होंने उधार लिए, और जिसका एनुअल इंटरेस्ट 70 लाख है। आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन था। कंपनी ने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी किए जहां से 7 लाख रुपए उन्हें एनुअली एज ए इनकम भी रिसीव हो रहा है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर कंपनी यूज्ड ऑल द फंड्स एंड नो इनकम इज नाउ बीइंग अर्न। पहले साल आपने 70 लाख का इंटरेस्ट पे किया एंड 7 लाख इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव की। यही दूसरे साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने सिर्फ एक्सपेंस पे किया है, कोई इनकम नहीं आई। इवन पांचवें साल में इन्होंने बताया कि कंपनी ने 100 किलोमीटर का काम ऑलरेडी पूरा कर लिया है। टोटल आपको 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है इंस्टॉल करनी थी, आपने 100 किलोमीटर का काम कर दिया है। एंड मेन पॉइंट, इट इज कैपेबल फॉर इंटेंडेड यूज। जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि ये 100 किलोमीटर वाला जो पार्ट है इसे आप यूज कर सकते हो। मेन पॉइंट यह आएगा कि एज पर ईयर 16 इस हिस्से का आप कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा। ईयर 5 में जब ये 100 किलोमीटर पूरा हो गया है और इंटेंडेड यूज के लिए आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। एएस 16 कहता है कि जब आप कोई भी एसेट बना रहे हो और मान लीजिए वो मल्टीपल पार्ट्स में बन रही है, अगर वो मल्टीपल पार्ट्स इंडिविजुअली यूज हो सकते हैं अलग अलग, तो फिर उस पोर्शन का आप इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन रोक दोगे जो कंप्लीट हो गए हैं, आपने ऑलरेडी बना दिए। और अगर ये एसेट के पार्ट्स अलग अलग यूज नहीं हो सकते, आपको इकट्ठा करके यूज करना पड़ेगा, तो कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा जब तक ओवरऑल मशीनरी तैयार नहीं हो जाती। बट यहाँ पे सिंस 2000 में से 100 किलोमीटर अलग से यूजेबल है, तो यानी कि आपको इस हिस्से का इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन रोक देना पड़ेगा। वन बाय वन देखते हैं। पहला एमसीक्यू, पहले साल कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 70 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट पे किया, आउट ऑफ विच 7 लाख रुपए आपको इनकम के तौर पर अर्न हो गया है बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे नेट करके ही आप इसको जो है कैपिटलाइज करोगे, तो आंसर है 63 लाख। एएस 16 कहता है अगर आपने फंड्स को टेम्परेरीली कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया था और वहां से अर्निंग रिसीव की है, तो वो नेट करके जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी द अमाउंट दैट विल बी कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे 63 लाख होगा। ईयर 2 में सिंस आपने कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं किया है, तो एंटायर 70 लाख विल बिकम योर कॉस्ट। तो आंसर इसका पार्ट ए। फिफ्थ ईयर में हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस्ड। एक्सपेंस का मतलब है वो कह रहे हैं सर कितना हिस्सा हमें एसपीएल में ट्रांसफर करना है। तो सिंस आपकी टोटल एसेट्स 2000 किलोमीटर की थी, जिसमें से 100 किलोमीटर का काम हो गया, तो इतने हिस्से का काम सिंस ये अलग से यूज भी हो सकता है, आप इसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। तो हेंस हम कैलकुलेशन करेंगे 70 लाख का इंटरेस्ट वो 2000 किलोमीटर का है, तो जो हिस्सा 100 किलोमीटर का बनेगा ये आएगा 3.5 लाख रुपीस। इतना अमाउंट आपको अब कैपिटलाइज नहीं करना है, आपको ये पीएनएल में एक्सपेंस्ड ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है। एंड बचा हुआ हिस्सा आप कैपिटलाइज कर सकते हो। फोर्थ पार्ट जो है आपका वो यही पूछ रहा है कि कितना हिस्सा कैपिटलाइज होगा, तो 66.5 लाख आपको कैपिटलाइज करना है। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था एएस 16 का। सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। पहली बार ऐसा कोई एमसीक्यू क्वेश्चन एएस 19 के लिए बनाया गया। ये लीजेस का टॉपिक है, उसके ऊपर बेस्ड है। हालांकि एग्जैक्टली आपको लीजेस का इस्तेमाल नहीं करना था, जनरल वैल्यूएशन की ट्रिक्स या सिंपली आपको लॉजिक का यूज करना था। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंपनी है जो मशीनरी में डील करती है, शक्ति इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अपनी एक मशीन डेल्टा टूल्स को लीज पे दी है 3 सालों के लिए, एंड द लीज इज ऑपरेटिंग लीज। लीज दो टाइप की होती है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। तो यहां पे इन्होंने कहा ऑपरेटिंग लीज पे दी है, एंड लीज इक्वल एनुअल लीज रेंटल फिक्स किया गया है। मतलब हर साल का लीज रेंटल सेम रहेगा, आप कम ज्यादा नहीं करोगे, हर साल अमाउंट सेम रहना चाहिए। एंड जो डीलर है जिसने लीज पे दी है एसेट, वो 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कमाना चाहता है। तो जो भी उसकी कॉस्ट है उस पर वो 20% मार्जिन अर्न करना चाहता है।
कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 3 लाख, मशीन की कॉस्ट है 3 लाख और ये 5 साल चलेगी और 5 सालों में ये आउटपुट मशीनरी हमें देने वाली है। तो पहले साल 50,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 40,000, चौथे साल 65 और पांचवें साल 85। फॉर द टाइमिंग हमने 3 सालों के लिए एसेट को लीज पे दे दिया है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 साल आपके लीज में कवर अप हो जाएंगे। बट अगर आप टोटल चेक करोगे इन सबका तो यहां पे ना 3 लाख यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स हमने ऑलरेडी इसको लीज आउट कर दिया है और हमारी इंटेंशन है हम एटलीस्ट 20% मार्जिन जरूर अर्न करें और इक्वल लीज रेंटल हमें तय करना है। आपसे बस यही पूछा गया था कि आपको कितना लीज रेंटल जो है यहाँ पे रखना है। नीचे की इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ये रिसीवर कंपनी से AS9 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू दिखाएगी, बिकॉज उनका रोज का काम है एसेट्स को लीज पे देना। बट दैट इज नॉट द पॉइंट फॉर द क्वेश्चन। इन्होंने आपसे एनुअल लीज रेंट पूछा है। अब देखिए यहां पे आपकी कॉस्ट 3 लाख है और इस कॉस्ट में ये एसेट आपको 3 लाख यूनिट ही बना के दे सकती है। इसका मतलब आपके लिए कॉस्ट जो होगी वो होगी 1 रुपी पर यूनिट। दिस इज द कॉस्ट, 1 रुपए पर यूनिट। एंड हमने पहले 3 सालों के लिए लीज पे दे दिया है। इसका मतलब ऑलरेडी जब सामने वाला इसे इस्तेमाल करेगा तो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, इसका मतलब वो 1.5 लाख यूनिट्स ऑलरेडी बना चुका होगा इस पर्टिकुलर एसेट का इस्तेमाल करके। उस पर्टिकुलर एसेट पीरियड के लिए हमारी 1 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है, तो 1.5 लाख यूनिट की 1.5 लाख कॉस्ट होगी, जिसमें हम 20% मार्जिन भी कमाना चाहते हैं। तो इफेक्टिवली जो हमारी 1.5 लाख की वैल्यू है उस पर हम 20% मार्जिन अर्न करेंगे। दैट मीन्स टोटल जो अमाउंट हमें सामने वाले से चार्ज करना है वो है 180। 1.5 लाख कॉस्ट है हमारी इन रिगार्ड टू दैट 3 इयर्स जिसको वो यूज करेगा एसेट को, और हम 20% अर्निंग भी इसके ऊपर चाहते हैं। तो इसका मतलब हमें 180 लेना है फॉर 3 इयर्स। दैट मीन्स एनुअली वी शुड चार्ज 60,000 रुपीज। हमें 60,000 रुपए का एनुअल रेंटल जो है यहाँ पे चार्ज करना चाहिए। तो यही आपका क्वेश्चन था, आपको कितना लीज रेंटल करना है चार्ज, तो दिस विल बी 60,000। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो ICAI ने AS19 के रिगार्डिंग पूछा। ऑल्दो मैंने कहूंगा कि AS19 का ही स्पेसिफिक मुद्दा था, थोड़ा सा मुद्दा इन्होंने, जैसे AS26 में हम अमोर्टाइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एन एसेट कैन प्रोड्यूस, सेम मेथड AS10 में भी लगाया जा सकता है, तो वो ट्रिक का भी इस्तेमाल यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है। खैर ये थे हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, AS2 का क्वेश्चन है। एक कंपनी है वो फैंसी टेरी टॉवल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करके बेचती है और उन्होंने अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसको जब वैल्यू किया है तो रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर वैल्यू कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉफिट को और एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव को भी शामिल किया है। Firm contract had been received and goods were packaged for export, but the ownership in these goods had not been transferred to the foreign buyer. कंपनी का मानना है कि हमारा एक फर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जिसके रिगार्डिंग ये कंफर्म ही है कि हमें गुड्स बेचने हैं, बट हाउएवर अभी तक हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। तो क्या कंपनी का वैल्यूएशन सही है? देखिए जब तक आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया है, एज पर AS9 जिस पॉइंट तक आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया है तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। AS9 कहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रांसफर होना मस्ट है। इस सिनेरियो में भी आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया है, इसका मतलब सेल नहीं हुई है, और अगर सेल नहीं हुई है तो आपका इन्वेंट्री है। तब AS2 के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी जो कहता है वैल्यूएशन शुड बी एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। आपको वैल्यूएशन इस प्रिंसिपल पे करनी है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो आपके केस में आपने NRV पे उसे वैल्यू किया जो कि हाइयर है, आपने प्रॉफिट को भी ऐड किया है, तो कंपनी की वैल्यूएशन गलत है, इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। तो आपको यही बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी रिपीट पार्ट ही है। सिंपली मैं यहाँ पे आपको समरी बता देता हूँ। पहले पार्ट में कहा गया कि एक फायर का एक्सीडेंट हुआ है 10 अप्रैल 2025 को। ये AS4 का क्वेश्चन है जो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के ऊपर फोकस्ड होता है। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को आपका जो है फायर अकर हुआ है, तो ये इवेंट हमेशा इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो होगा, बट ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। नॉन एडजस्टिंग इसलिए होगा बिकॉज 31 मार्च को इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आपको इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी बुक्स में लॉस रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ एक बात आप जरूर कहोगे
कि अगर कंपनी के गोइंग कंसर्न पे इसका इंपैक्ट होगा तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। एंड साथ ही साथ अगर गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट नहीं हो रहा बट इट इज मटेरियल, तो फिर ऐसे केसेस में कंपनी को अपनी बीओडी रिपोर्ट में जरूर डिस्क्लोज कर देना चाहिए इस मुद्दे को। सेकेंड केस, एक केस फाइल हुआ है 18 अप्रैल को हुआ है। अगेन केस 31 मार्च को फाइल नहीं हुआ है, बाद में फाइल हुआ है, तो यहां पे भी आपकी बुक्स में एडजस्टमेंट करने की कोई बात नहीं आएगी। एंड लास्टली चेक इन हैंड का मुद्दा है, जहां पे कुछ चेक्स हैं जो आपको रिसीव हुए हैं 31 मार्च 2025 के बाद, लेकिन उन चेक के ऊपर जो तारीख थी वो पुरानी थी, 31 मार्च से पहले की। तो कंपनी कह रही है हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे चेक्स मिले हैं उनको रिसीव करके, ऑल्दो ये 31 मार्च के बाद मिले हैं बट हम इन्हें 31 मार्च से पहले अकाउंट फॉर करना चाहते हैं, और 31 मार्च को हम उन्हें चेक इन हैंड दिखा के हमारे रिसीवेबल को कम कर देंगे। ऐसा कंपनी का इंटेंशन है। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनाए गए हैं, तो आपको बताना है क्या किया जाएगा। पहला सिनेरियो, अगर चेक 31 मार्च से पहले कंपनी के पर्सनल्स को मिल चुके थे, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज को चेक मिल गए हैं इसका मतलब कंपनी को मिल गए, उन्होंने एज ए एजेंट चेक कलेक्ट कर लिए तो कंपनी को रिसीव हो गया, इस केस में आप इन्हें एडजस्ट कर दोगे। बट इन सेकंड सिनेरियो, अगर ये कंपनी को कुरियर के थ्रू भेजे गए थे और रिसीव हुए 31 मार्च के बाद, तो इस केस में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नंबर वन, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, और नंबर टू, मेरा मानना है ये कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं है जिसके लिए हम एडजस्टमेंट भी करें। AS4 कहता है एडजस्टमेंट हमेशा सिग्निफिकेंट इवेंट की होती है, बट डेटर से पैसा कलेक्ट करना इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इवेंट। एंड सेकेंडली कोई कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो ये था AS4 का क्वेश्चन। इसके बाद AS5 का क्वेश्चन है, जहां पे आपको क्लासिफिकेशन करना है AS5 के 5 मुद्दे। नंबर वन, ऑर्डिनरी एक्टिविटी विद एक्सेप्शनल आइटम्स। नंबर टू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नंबर थ्री, प्रायर पेड आइटम। नंबर फोर्थ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एंड नंबर फिफ्थ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपको क्लासिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर आइटम्स कौन सी हेडिंग में जाएंगे। नंबर वन, नॉन प्रोविजन ऑफ सैलरी ऑलरेडी ड्यू इन अर्लियर ईयर। पुराने सालों में सैलरी ड्यू हो गई, हम बुक्स में दिखाना भूल गए, हमसे गलती हुई है, दैट मीन्स दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम। ये है आपका प्रायर पीरियड आइटम। सेकेंड, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्राइज। किसी कंपनी की प्रॉपर्टी अगर अटैच कर दी जाती है, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आपको अलग से डिस्क्लोजर देना होता है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज। नई पेंशन स्कीम आई है तो नई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी, अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट, चेंज इन रिजर्व फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। आपकी जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाती है उसका रिजर्व आपने चेंज किया है, तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन केस ऑर्डिनरी है बट एक्सेप्शनल आइटम में क्लासिफाई हो जाएगा ड्यू टू साइज, नेचर एंड इंसिडेंस। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अगेन ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में एक्सेप्शनल आइटम बनेगा। और कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना एज पर AS10, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देन गवर्नमेंट ने ग्रांट सैंक्शन किए थे, करंट ईयर में सैंक्शन किए गए हैं जो एक्सपेंस हमने पिछले सालों में किए थे। अब यहां पे ICAI ने आंसर में लिखा है प्रायर पीरियड आइटम, बट एक्चुअल में ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, ग्रांट मिलना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। तो ये आंसर गलत है। करंट ईयर में ग्रांट मिला है, मे बी पिछले सालों में हमने अप्लाई नहीं किया था या गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया था, बट उस केस में हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, पिछले सालों में खर्चा हो चुका, इस साल ग्रांट मिलेगा तो इस साल ही रिकॉर्डिंग होगी। दिस इज नॉट अ प्रायर पेड आइटम, दिस शुड बी क्लासिफाइड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये AS5 का क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है जो रिसेंटली आपके मॉड्यूल में भी ऐड किया गया था। इसमें बताया गया है कि एक कंपनी के खिलाफ कोई GST के डिपार्टमेंट की कोई केस चल रहा है, पर्टिकुलर कंपनी है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, तो नोटिस आया है GST डिपार्टमेंट से कि आपको 2.5 लाख का GST पे करना है, एंड कंसिक्वेंटली हमने वो GST जमा भी करवा दिया है, पे भी कर दिया है, बट हमने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के तौर पर दिखा दिया। क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? द आंसर इज नो। आपके बिजनेस के GST आप पे कर रहे हो, दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाँ, एक्सेप्शनल में आ सकता है बिकॉज आपको इसलिए पे करना पड़ा है बिकॉज देयर वाज GST नोटिस, तो मे बी इसे एक्सेप्शनल क्लासिफाई किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा था। तो ये था AS5 का क्वेश्चन।
देन नेक्स्ट इज AS7 क्वेश्चन। AS7 का क्वेश्चन है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 18,000 लाख का, जिसमें आपको 3 साल में एक ब्रिज बना के देना है। टोटल प्राइस जो है, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर वेरिएशन इन वर्क विच में इफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने साथ में वेरिएशन के लिए भी पहले से ही क्लॉजेस कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट कर रखे हैं कि कल को अगर काम चेंज होता है, उसका स्कोप दायरा बदला जाता है, तो रेवेन्यू को भी बदला जाएगा। अब डिसाइड क्या है, देखिए इनिशियली तो 18,000 लाख रुपए डिसाइड हुए थे, बट दूसरे साल में 400 लाख का आपका रिवीजन भी आया है। देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, पहले साल में 4186 लाख का खर्चा हुआ है, दूसरे में 12,336। अब ये ध्यान रखना, ये कॉस्ट इंडिविजुअल नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है। इसका मतलब सर पहले साल का खर्चा 4186 है और ये जो खर्चा है 12,336 ये ईयर 1 और 2 का टोटल है। एंड लास्टली ईयर 3 जो है उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो 16,200 हो चुकी है, यानी कि टिल ईयर 3 टोटल कॉस्ट इज 16,200। और यहां पे एक और क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है कि ये जो 12,336 है, इट इंक्लूड्स 200 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3। आपके 12,336 में 200 लाख का ऐसा मटेरियल भी है जो अभी यूज ही नहीं हुआ है, तो इवेंचुअली अभी वो यूज नहीं हुआ है तो कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगा। तो इस केस में से 200 लाख माइनस करके 12,136 लाख को ही अप टू ईयर 2 की कॉस्ट माना जाएगा। ये एडजस्टमेंट आपने कई बार की होगी, AS7 में हम ये करते हैं। एंड सिमिलर वे में कह रहा है जो 16,200 है इसमें 200 लाख शामिल नहीं कर रखे, तो वो इसमें एडअप हो जाएगा बिकॉज थर्ड ईयर में तो वो कंज्यूम हो गया होगा, तो यानी कि यहां पे अमाउंट 16,400 बन जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। आपको ये कुछ चीजें कैलकुलेट करके बतानी है कि हर साल का रेवेन्यू क्या होगा, हर साल का एक्सपेंस कितना होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली यहां पे हमें तीनों सालों के लिए ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, सबसे पहले तो मुझे यहां पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये निकालना पड़ेगा कि भाई मैंने कितना काम हर साल में किया। तो पहले साल में जब हम निकालेंगे तो हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, हमने ऑलरेडी 4186 लाख का खर्चा कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल हमें 18,000 लाख रुपए मिलने वाले हैं एंड आउट ऑफ विच 1,900 लाख का हमारा प्रॉफिट होगा। 18,000 लाख मिलेंगे, 1,900 लाख का प्रॉफिट है। इसका मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में लगने वाली है वो है 16,100, 16,100 लाख रुपीस इस कॉन्ट्रैक्ट की हमारी कॉस्ट इनकर होने वाली है टोटल। कैसे निकाला, ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू 18,000 है एंड उसमें हम 1,900 कमाने वाले हैं, इसका मतलब बाकी बची हुई 16,100 आपकी कॉस्ट है। और पहले साल आपने 4186 4186 4186 रुपए का 4186 लाख रुपए का खर्चा ऑलरेडी आपने कर दिया है। तो यहां पे पहले साल 4186 का खर्चा हमारा हुआ है आउट ऑफ 16,100। तो ये हमारा कितना परसेंटेज हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 26%। तो पहले साल हमने 26% काम जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। सिमिलर वे में आप ईयर 2 के लिए भी निकाल सकते हो। ईयर 2 में वैसे तो 12,336 की कॉस्ट है, लेकिन वो 200 लाख जो मटेरियल अभी यूज नहीं हुआ है इसे हम लेस कर देंगे। दैट मींस माय कॉस्ट विल बी 12,136 लाख और इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 2,000 का। और याद रखना इस बार सिर्फ 18,000 का रेवेन्यू नहीं है, 400 का वेरिएशन भी आया है, पॉजिटिव वेरिएशन है। तो मतलब टोटल रेवेन्यू 18,400 है, जिसमें आप 2,000 लाख कमाने वाले हो। दैट मींस एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 16,400। अगेन यहां से आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हो कि कितना काम हमने ऑलरेडी कर लिया है। दिस विल बी 74%। आपने 74% काम जो है ऑलरेडी ईयर 2 में कर लिया है। और लास्टली सेम ऐसे अब ईयर 3 में काम पूरा हो चुका है तो 100% आपका रेवेन्यू बुक हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल बी 100%।
अब आप ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका एनुअल रेवेन्यू क्या रहेगा। जैसे आपका ईयर 1 है तो टोटल रेवेन्यू 18,000 है, उसका 26% आप बुक कर सकते हो, 18,000 का 26%। सिमिलर वे में ईयर 2 में 18,000 का 74%, लेकिन इसमें से माइनस हो जाएगा जो ऑलरेडी आपने ईयर 1 में बुक कर दिया। एंड सिमिलर वे में, सॉरी यहाँ पे 18,000 नहीं 18,400 होगा बिकॉज वेरिएशन भी आया था, तो ये 18,400 का 74% होगा। वेरिएशन भी आपको इंक्लूड करना होता है, और ऑलरेडी जो बुक हो चुका है वो माइनस करके आप बचा हुआ रेवेन्यू सेकेंड ईयर में बुक कर सकते हो। एंड लास्टली तीसरे साल में 18,400 का 100% माइनस जो आप ऑलरेडी 1 और 2 ईयर में बुक कर चुके हो। तो ये क्वेश्चन कुछ ही मुश्किल नहीं था, रेवेन्यू आपका है, हर साल के एक्सपेंस आप निकाल सकते हो और प्रॉफिट निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी मुश्किल पॉइंट नहीं था। अगर आपने AS 7 अच्छे से किया हुआ है तो इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं था, एज इट इज क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका AS 9 के ऊपर बेस्ड है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसमें बताया है कि क्लास लिमिटेड इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड रियल एस्टेट डेवलपर। एक कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है, उनका बिजनेस होता है जमीनें खरीदना, जमीनें बेचना, बिल्डिंग्स बना के बेचना, ये सारा काम करती है। तो ये डेवलपर एंड बिल्डर है जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में काम करते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपनी ने एक लैंड परचेज की थी किसी प्राइम लोकेशन पे 225 करोड़ रुपए में। क्या इंटेंशन था कि यहां पे हम हाई एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अच्छी लोकेशन है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के बेचेंगे। बट विद इन फ्यू मंथ ऑफ एक्विजिशन, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू रीअलोकेट रिसोर्सेज टू अनदर प्रोजेक्ट, हमने सोचा कि यार ये जो फंड्स 225 करोड़ हमने यहां लगाए हैं, हम किसी और प्रोजेक्ट में इनको इन्वेस्ट करें, और मार्केट कंडीशन का फायदा उठाने के लिए हमने जमीन को 360 करोड़ में बेच दिया। लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह सारी कुछ हम कर चुके हैं, तो क्या आप इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो? द आंसर इज यस। लैंड बेची है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 360 करोड़ की लैंड बेची है, और यूजुअली लैंड सुनते ही माइंड में आता है कि यार ये तो हमारी फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट को बेचा है तो इट शुड बी नॉट अ रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। बट मेन पॉइंट समझिए, कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है, इसका मतलब लैंड उनके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है, स्टॉक है, जहां पे वो स्टॉक को खरीदते बेचते रहते हैं। तो इस केस में ये 360 करोड़ की जमीन को रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिस इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, आल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, ये AS 5 के अकॉर्डिंग आंसर में बताया गया है। ऑल्दो मेन मुद्दा यही था कि क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, आंसर इज यस। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। देन क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन बताना है अलग अलग केसेस में। पहला केस 1 अप्रैल 2020 को जमीन खरीदी गई है 10 लाख की, लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड इज 10 लाख। आपने 10 लाख की एसेट खरीदी और उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी 10 लाख रहने वाली है, तो व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन? आपको सर 10 में से 10 गए, डिवाइड बाय 5। अल्टीमेटली सारी की सारी रेजिडुअल वैल्यू मिल ही जाएगी, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं बना। दिस एसेट विल बी चार्ज विद नथिंग, इस एसेट पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सेकेंड केस, आपने एक जमीन खरीदी है 50 लाख की, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बिकॉज इसकी वैल्यू नहीं गिरती है, तो अगेन डेप्रिसिएशन विल बी 0। थर्ड सिनेरियो, आपने एक मशीन कंस्ट्रक्ट की है खुद से ही एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख। कंस्ट्रक्शन 1/4/24 को कंप्लीट हो गया था, यूजफुल लाइफ 10 साल है, लेकिन कंपनी ने अभी यूज नहीं किया। AS 10 क्लियरली कहता है इवन दो आपने एसेट का इस्तेमाल नहीं किया है, बट उसकी वैल्यू जरूर गिर रही है बिकॉज लाइफ खत्म हो रही है। तो इसका मतलब यूज हुआ हो या ना हुआ हो, 5 लाख को आपको 10 सालों में राइट ऑफ करना है, दैट मीन्स 50,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड लास्टली, एक मशीन है, अनदर मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 50,000 हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। आपने 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी 50,000 रुपए में, 5 साल लाइफ थी और नील रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब 50,000 को 5 इक्वल सालों में 10,000 पर एनम आपने राइट ऑफ किया होगा। 2 साल तक राइट ऑफ किया, 22-23 और 23-24। नाउ योर WDV इज 30,000। और इस दिन 2 साल होने के बाद कंपनी को लगता है कि ऐसे 2 ही साल चलेगी। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। लाइफ पहले 5 साल थी, 2 साल इस्तेमाल करने के बाद 3 और बचनी चाहिए थी, बट मैनेजमेंट ने कहा नहीं सर 3 नहीं, अब 2 ही बचेगी। तो ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू को बची हुई लाइफ में राइट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि 15,000 रुपए पर एनम।
अगेन एक सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये AS12 का क्वेश्चन है गवर्नमेंट ग्रांट का। अब दिखने में भारी भरकम क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने एक एसेट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट की एट अ कॉस्ट ऑफ USD 1,65,100, ये डॉलर्स में आपने परचेज किया पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट है, और आपने ऐसी 40 मशीनें परचेज की। $1 का भाव उस दिन 50 रुपए का है, तो आपको सिंपली बता दिया गया कि भाई भले ही कॉस्ट डॉलर में है बट यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू रुपीज। तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,65,100 इंटू 40 इंटू 50। 40 क्यों किया? बिकॉज देर इज टोटल 40 यूनिट्स, आपने 40 पीसेस परचेज किए। अब ये जो एसेट की कॉस्ट आई, कहा गया कि इसमें से 5 करोड़ सरकार से आपको सब्सिडी मिल गई है, सरकार से 5 करोड़ की सब्सिडी मिली है। AS12 कहता है जब आपको फिक्स एसेट के रिगार्डिंग सब्सिडी मिलती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे कॉस्ट में से लेस कर सकते हो, या आप उसे एक सेपरेट अकाउंट डेफर्ड ग्रांट इनकम में क्रेडिट कर सकते हो। AS12 आपने अगर किया हुआ है तो दोनों चीजें आपको पता है कि कैसे काउंटिंग की जाती है। देखिए मेरी इस वीडियो का पर्पस आपको कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। हमारा पर्पस सिर्फ हमारी इस RTP के सारे क्वेश्चन जल्दी से कवर अप करना है, ताकि आपके लिए कोई भी चीज ऐसी ना रहे कि आपने मिस कर दी हो या छोड़ दी हो। तो 5 करोड़ आपको ग्रांट में मिले हैं, और क्वेश्चन ने साफ साफ बोला भी है कि ये जो आपको मिला है, ये ग्रांट जो 5 करोड़ का आपको मिला है, इस क्वेश्चन में बताया गया है, यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज नॉट मेंटेन्ड एनी कैपिटल रिजर्व और डेफर्ड इनकम अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने इस अमाउंट को डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में नहीं डाला है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, आपने इसे कॉस्ट में से डिडक्ट कर दिया है। तो जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसमें से आपने इस 5 करोड़ को माइनस कर दिया और फिर उसको डेप्रिशिएट करना शुरू किया। ग्रांट जब मिला तो एक कंडीशन लगाई गई थी कि इन द इवेंट ऑफ चेंज इन मैनेजमेंट और ओनरशिप कंट्रोल, अगर कंपनी की ओनरशिप या मैनेजमेंट में बदलाव होता है तो ग्रांट रिफंडेबल हो जाएगा, सरकार को आपको लौटाना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसे ही 2025 में, यानी 22-23, 23-24 और 24-25, 3 साल निकलने के बाद गवर्नमेंट 51% होल्डिंग कंपनी की किसी और ने एक्वायर कर ली, और हेंस ग्रांट रिफंडेबल हो गया और कंपनी ने सारा पैसा लौटा दिया। एसेट जब खरीदी गई थी तो 5 साल की लाइफ थी, तो एनुअली SLM बेसिस पे आपको 20% डेप्रिशिएट करना है। जब आपने एसेट परचेज की थी तो कुछ और खर्चे भी लगे थे, लाइक बैंक चार्जेस। एसेट एक्वायर करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस लगे हैं आपके इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए $4,000 के, दिस विल बी एडेड टू द कॉस्ट। और सिमिलर वे में सी का फ्रेट लगा है 7500 पर यूनिट, ये ऑलरेडी रुपीज में है। तो यहाँ पे आप इजीली इसे नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक यूनिट का है तो इनटू में 40 करके आप इसे एडअप कर सकते हो। उसके बाद बताया गया कि डेफर्ड ग्रांट ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बस आपको ट्रीटमेंट बताना है क्या किया जाएगा। देखिए सबसे पहली बात आपको निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलेगी? सबसे पहली चीज, आपने 40 यूनिट परचेज किए और एक की कॉस्ट जो है वो आपको गिवन है $1,65,100, और ये $1 50 रुपए का है, बिकॉज आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है। फिर इंसिडेंटल चार्जेस भी आप एडअप कर लोगे तो आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। इस टोटल कॉस्ट में से आपको सबसे पहले 5 करोड़ माइनस कर देना है, बिकॉज जो भी सब्सिडी आपको मिली है आपने कॉस्ट में से ही डिडक्ट करनी है, और जो वैल्यू आएगी वो आपको 5 सालों में इक्वली राइट ऑफ करनी है, डिवाइड बाय 5। 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप उतना उतना डेप्रिसिएशन लगाओगे तो नई WDV बन जाएगी आपके पास, आपकी WDV आ जाएगी। और जो WDV आएगी, अब फाइनली ये ग्रांट रिफंडेबल हो गया तो 5 करोड़ आपको लौटाने हैं। AS12 कहता है जब आप गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करते हो तो जहां पे आपने क्रेडिट किया था वहीं पे उसे डेबिट करना होता है। आपने इनिशियली से एसेट की वैल्यू में से ही क्रेडिट किया था, माइनस किया था, तो वापस यहीं पे 5 करोड़ को एड अप कर दिया जाएगा। और सिंस 3 साल पहले निकल चुके, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसे बचे हुए 2 सालों में आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली 4th ईयर का डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूं, आप आराम से कैलकुलेशन करके देख सकते हो। प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता दिया है
कि कैसे कैलकुलेशन होगी। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इंपॉर्टेंट कहूंगा क्वेश्चन को, बिकॉज यूजुअली ऐसे क्वेश्चन जिसको देख के बच्चे को डर लगे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास था नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा AS 13 का है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। छोटा सा क्वेश्चन है, राइट इशू के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, मिस्टर रोहन ने 200 शेयर एक्वायर किए जेटा टेक्नोलॉजी के कम राइट बेसिस पे 1.40 के एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदे हैं, इसका मतलब जब मैंने शेयर खरीदे हैं तो मुझे दो चीजें मिली, नंबर 1 कंपनी के शेयर्स एंड नंबर 2 कंपनी के सस्ते शेयर लेने का अधिकार। तो आपने पैसा जो 1.40 दिया है वो ना सिर्फ शेयर का है बल्कि सस्ते शेयर खरीदने के अधिकार का भी पैसा आपने दिया। और हुआ भी यही, कंपनी ने राइट इशू निकाला 1 for 1 शेयर और प्राइस रखा 214। आगे क्या हुआ, मिस्टर रोहन हाउएवर डिसाइड नॉट टू सब्सक्राइब द राइट शेयर्स, बट मिस्टर रोहन ने कहा मुझे राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना है एंड उसने अपनी सारी एंटाइटलमेंट 24,000 रुपए में ओपन मार्केट में बेच दी। अब नॉर्मली अगर आपको राइट सेल करने से कुछ भी पैसा मिलता है तो वो आपके P&L में इनकम के तौर पर क्रेडिट होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट AS 13 ये भी कहता है कि अगर आपने जस्ट बिफोर राइट शेयर खरीदे थे कम राइट बेसिस पे, तो आपने दो चीजों के पैसे दिए, 1.40 में आपने शेयर के भी पैसे दिए और राइट के भी, और जब ये राइट चला जाएगा तो मार्केट कीमत गिरेगी क्योंकि फिर सिर्फ शेयर रह जाएगा। और यहां भी वही हुआ, एक्स राइट होते ही शेयर 1.20 का हो गया, तो 1.40 की चीज 1.20 की हो गई, इसका मतलब जो 20,000 की वैल्यू फॉल हुई है वो राइट के जाने की वजह से हुई है। AS 13 कहता है इस केस में अगर आपने कुछ पैसा रिकवर भी किया है राइट को बेच के तो सबसे पहले इससे इस लॉस की भरपाई होगी जो आपको हुआ है। तो 24,000 में सबसे पहले इस 20,000 के लॉस को कंपनसेट किया जाएगा, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट 1.40 की थी आपने इनिशियली उसे 1.40 पे रिकॉर्ड किया होगा, अब 20,000 रुपए आप सबसे पहले उसमें से राइट ऑफ कर दोगे और ये कहोगे कि बैंक से पैसा आ गया। टोटल 24 आए हैं, 20 लॉस को एडजस्ट करने में चले जाएंगे एंड रिमेनिंग 4,000 ये आपकी इनकम है जो फाइनली SPL में जाएगी। ये मुद्दा आपको ध्यान रखना है, जब जब आप कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदोगे और शेयर खरीदने के बाद आपने राइट बेच दिया और शेयर का प्राइस नीचे भी आ गया, तो जो सेल प्रोसीड आई है उससे पहले वो जो लॉस हुआ है, फॉल हुआ है, उसको कंपनसेट करना है और बाकी बचेगा वो अमाउंट आपका P&L में जाएगा। सर अगर यहां लॉस 25 का होता तो 25 में आप 24 का 24 एडजस्ट कर देते, P&L में कुछ नहीं जाता और आपकी कॉस्ट 1.40 में से 24 कम होकर 1.16 रह जाती। तो आई होप आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12, कैन इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? द आंसर इज यस। इन्वेंट्रीज भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है, कोई भी एसेट जिसे बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट हो जाती है। मान लीजिए मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं बिल्डिंग्स बना के बेचता हूं, एक बिल्डिंग को बनाने में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, मेरे लिए बिल्डिंग इन्वेंट्री रहेगी, बट उन्हें बनाने में 2-2.5 साल लगते हैं, दैट मींस इट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। द आंसर इज यस। तो यही क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, कंपनी के 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अमाउंट ऑफ सेल आपको गिवन है। फैन है, दोनों की सेल टोटल, देन लाइट भी गिवन है, लैंप है, प्रिंटर है और टोटल में आपको गिवन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट आपके इस पर्टिकुलर केस में है एज पर द रेवेन्यू एंड एसेट क्राइटेरिया। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सेल दे रखी है और आपको टोटल एसेट भी गिवन है, तो आपको बताना है कि कितने सेगमेंट यहां रिपोर्टेबल है। तो एज पर AS 17 जिन भी सेगमेंट के रेवेन्यू टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट रेवेन्यू से 10% या उससे ज्यादा है तो फिर वो आपके सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जाते हैं। एंड सिमिलर वे में टोटल एसेट के रिगार्डिंग हम 10% का क्राइटेरिया लगाते हैं, अगेन एसेट के फॉर्म में भी। तो यहां अगर हम दोनों ही क्राइटेरिया लगा के देखें तो हमें बताना है कौन कौन से रिपोर्टेबल है। सबसे पहले एसेट, टोटल एसेट 44,500 की है, तो 10% इसका हो जाएगा 4450। तो जिन भी सेगमेंट की एसेट 4450 से या उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे। तो फैन की ज्यादा है, लाइट की ज्यादा है, लैंप और प्रिंटर की नहीं है। तो इस क्राइटेरिया की बेसिस पे हमारा फैन का जो सेगमेंट है और जो लाइट का सेगमेंट है ये दोनों रिपोर्टेबल बन गए। अब बात करते हैं सेल्स की।
सेल्स में हमेशा ध्यान रखना, जब हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं तो सेगमेंट रेवेन्यू में इंटर सेगमेंट सेल और एक्सटर्नल सेल दोनों जोड़ी जाती है। इसका मतलब मुझे अकेले 4500 या 14,000 पे नहीं लगाना, वो 10% का क्राइटेरिया दोनों का टोटल होगा उस पे लगेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेल्स। तो 4500 प्लस 14,000 यानी कि 18,500। 18,500 का 10%, 18,500 का 10% 1850। जिन जिन सेगमेंट की इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सेल मिला के 1850 या उससे ज्यादा है, दे विल बी रिपोर्टेबल। लाइक पहला सेगमेंट, इसकी इंटरनल 3200 है और एक्सटर्नल 10,900 है, क्लियरली दिख रहा है दोनों का टोटल 1850 से ज्यादा है, दैट मींस दिस इज रिपोर्टेबल। लाइट 200 प्लस 1400, अगेन 1600 ही बनता है, तो ये रिपोर्टेबल नहीं होगा। लैंप में 1500 है, रिपोर्टेबल नहीं होगा। प्रिंटर में भी रिपोर्टेबल नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ओनली फैन इज रिपोर्टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट फैन एंड लाइट आर रिपोर्टेबल। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन से रिपोर्टेबल होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये AS 18 का क्वेश्चन है। मिस्टर राजीव, KMP ऑफ रायजादा लिमिटेड रिसीव्ड अ चेक ऑफ 70,000 टुवर्ड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन स्टे इन होटल, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस एक्सेट्रा, विजिटिंग सम मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। नया क्वेश्चन है, पहली बार कोई ऐसा क्वेश्चन ऐड किया है ICAI ने। तो क्या कहा गया कि एक मिस्टर राजीव है, वो KMP, मिस्टर राजीव KMP है रायजादा लिमिटेड के। अब अगर आप याद करोगे एज पर AS 18, तो KMP इज अ रिलेटेड पार्टी, KMP रिलेटेड पार्टी होता है। तो KMP जो है वो रिलेटेड पार्टी है रायजादा लिमिटेड के लिए, और उन्हें 70,000 रुपए दिए गए हैं, बट फॉर व्हाट? रिम्बर्समेंट। इन्हें कंपनी के बिहाफ पे कहीं मीटिंग अटेंड करने जाना था, तो ये होटल कॉन्फ्रेंस वगैरह में गए हैं, उसका खर्चा लगा है 70,000 और वही हमने रिम्बर्स किया है। द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कवर होगा? पहली बात, क्या ये पार्टी रिलेटेड है? द आंसर इज यस। यहां पे मिस्टर राजीव रायजादा लिमिटेड के KMP है, देन यस ही इज रिलेटेड। बट सेकंड मुद्दा, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है? मेयरली एक्सपेंसेस को रिम्बर्स करना, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आने वाला आइटम है या नहीं? सिंस ये रिम्बर्समेंट है, इसका मतलब हमने कोई भी इनकम के फॉर्म में अमाउंट पे नहीं किया है मिस्टर राजीव को, तो हेंस इस ट्रांजेक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड पार्टी का था। देन क्वेश्चन नंबर 15 लीजेस का है। यहां पे आपको बताया गया है 1 अप्रैल 2024 मानसी सोल्ड अ प्लांट फॉर 8,52,800। एक प्लांट आपने 8,52,800 में बेचा। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट ऑन दैट डेट वाज 1,80,000। इस प्लांट की जो कैरिंग अमाउंट है वो बुक्स में 180 थी। द सेल वाज अ पार्ट ऑफ पैकेज अंडर विच आकाश लीज द एसेट टू मानसी फॉर 8 ईयर टर्म्स। बेसिकली यहां पे आपको बताया गया कि मानसी ने पहले एक प्लांट 8,52,800 में बेचा, जिसकी कैरिंग अमाउंट 180 थी, और आकाश ने परचेज करते ही वो एसेट वापस लीज पे दे दी 8 सालों के लिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल एंड लीज बैक। आपने कोई एसेट सेल की और फिर हाथों हाथ लीज पे वापस ले ली। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज 8 ईयर्स। अब ध्यान से सुनिए, एसेट की लाइफ 8 साल है, हमने 8 सालों के लिए ही वापस लीज पे दे दी। इसका मतलब जो लीज की गई है वो फाइनेंस लीज है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल एंड फाइनेंशियल लीज बैक। आपने पहले बेचा है और उसी एसेट को वापस फाइनेंशियल लीज पे ले लिया है। इन रियलिटी दीज आर फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। सही मायने में ना, मानसी लिमिटेड को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दिखाने के लिए अपनी 180 की जो एसेट है वो बेच दी आकाश को 8,52,800 पे। अब इन रियलिटी आप खुद सोचिए, 180 के एसेट को कोई 8,52,800 में क्यों ही लेगा? तो एक्चुअल में अब मानसी लिमिटेड को 8,52,800 रुपए की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने अपनी एसेट गिरवी रखने की बजाय नाम कर दी आकाश लिमिटेड के, और आकाश ने वही एसेट वापस लीज पे दे दी। 8 साल की लाइफ थी, बोला 8 साल आप यूज कर लो। इसका मतलब टेक्निकली आपने सिर्फ और सिर्फ 8,52,800 का लोन लिया है। इस ट्रांजेक्शन में एक्चुअल में यहां पे एक लोन ट्रांजेक्शन है, फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है। क्या बताया गया है? मिनिमम लीज रेंट पेबल बाय द लेसी हैज फिक्स्ड एट 1,60,000 पेबल एनुअली बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2025।
एनुअली आपको 1,60,000 का अमाउंट जो है वो पे करना है लीज रेंटल के तौर पर। कितने साल पे करना है? 8 सालों के लिए। 1,60,000 आप 8 सालों के लिए पे करोगे। द इंक्रीमेंटल बोरोइंग इंटरेस्ट रेट ऑफ मानसी इज एस्टिमेटेड एट 10% पर एनम। मानसी के लिए जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। इसका मतलब अगर मानसी लिमिटेड इंटरेस्ट पे लोन लेती है ऑन इंटरेस्ट, तो उसे 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑन एसपीएल इन द बुक्स ऑफ मानसी लिमिटेड। आपको बताना है कि मानसी लिमिटेड इस केस में कैसे अकाउंटिंग करेगी या उसके एसपीएल में इसे कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एएस 19 का क्वेश्चन है, जहां पे आपको अकाउंटिंग बतानी है कंपनी के पीएनएल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पॉइंट है सेल एंड फाइनेंस लीज बैक का। हमने कैसे असरटेन किया कि ये फाइनेंस लीज है? तो देखिए 8 साल की लाइफ थी एसेट की और आपने 8 सालों के लिए ही लीज बैक कर दी है। ऑल्टरनेटिवली आप एमएलपी भी निकाल के देख सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, वो भी अप्रोक्सीमेट करेगी जो सेल वैल्यू है, तो उससे भी आप ये जज कर सकते हो कि दिस इज अ फाइनेंस लीज बैक। अब एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या होगी? सबसे पहला स्टेप 1, आपको प्रॉफिट निकालना है। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हमने ये जो एसेट है ये 8,52,800 में बेची है और हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू थी 180, 1,80,000 रुपए। तो 8,52,800 पे हमने बेची है और वैल्यू थी 1,80,000 रुपए। तो यहां से डिफरेंशियल अमाउंट आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। दिस विल बी 672,800, 672,800। अब पहली बात जो हमारा एएस 19 कहता है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है इसे आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, इसे ओवर द लीज टर्म आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जिस रेशियो में आप इस फाइनेंस लीज में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उसी रेशियो में ये धीरे धीरे करके पीएनएल में जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट मुद्दा होगा, सर एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी? हमने एसेट को फाइनेंस लीज पे लिया है, तो फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग कैसे की जाती है? भूल जाइए सेल एंड फाइनेंस लीज बैक है, एक बार जस्ट सोचिए कि फाइनेंस लीज में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सर वहां तो हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, इसी टाइप से अकाउंटिंग की जाती है। यहां पे भी सिंस आपका जो एफएमवी वाला पोर्शन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब एफएमवी अलग से गिवन नहीं है। यहां पे अब 8,52,800 जो कि सेलिंग प्राइस है, अज्यूम कर लेते हैं कि यही आपकी एफएमवी है। तो एफएमवी अज्यूम कर लिया हमने 8,52,800 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी के लिए आप अपने जो भी लीज रेंटल है 160 जो 8 सालों तक जाने वाले हैं, आप उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग आपको ऑलरेडी गिवन है 10%। तो अगर आप 10% की डिस्काउंटिंग करोगे, 160 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू ज्यादा ही आ रही है आपकी। तो मैं सीधा फिगर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये वैल्यू ज्यादा निकल रही है, तो यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है 8,52,800 यही लोअर बनेगी। एंड अब आपको इस 8,52,800 को 8 सालों में अमोर्टाइज करना है। इन द रिमेनिंग 8 ईयर आपको इसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो ये 8 सालों में आपका जो है अमाउंट अमोर्टाइज किया जाएगा, बिकॉज आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हर साल आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे 8,52,800 पे। एंड इवेंचुअली जो रेशियो बनेगा वो अगेन एसएलएम ही बनेगा, उसी रेशियो में ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का, इसे भी 8 सालों में आपको अपने बुक्स में शो करना है। तो मतलब 8 सालों में डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग 8 सालों में ही ये प्रॉफिट आएगा। तो जो डिफरेंशियल इंपैक्ट है वही क्वेश्चन है आपसे पूछा। एक एक्सपेंस हो गया, एक इनकम हो गई, नेट इफेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। आप अब इजीली दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 थ्योरेटिकल है। Should appropriation to mandatory reserves be excluded from net profit attributable to equity holders? जब हम ईपीएस निकालते हैं तो न्यूमरेटर में होता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी और डिनोमिनेटर में होता है एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो न्यूमरेटर है अर्निंग्स फॉर इक्विटी, वो कह रहा है क्या मैंडेटरी रिजर्व्स माइनस करने होते हैं? द आंसर इज नो। रिजर्व्स मैंडेटरी हो चाहे वॉलंटरी हो, अल्टीमेटली वो इक्विटी वालों के होते हैं, तो उसे माइनस करना कोई जरूरी नहीं है। इवन होगा भी नहीं, माइनस करना गलत हो जाएगा।
AB Limited is a company engaged in manufacturing industrial packaging equipment. As per the terms of agreement entered into with debenture holder, कंपनी को एडुकेट पोर्शन जो है वो एक रिजर्व में डालना होता है ताकि डिबेंचर्स के लिए पैसा अवेलेबल हो सके. एज सच एप्रोप्रिएशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी. एबी ने उसे एक्सक्लूड किया है. क्या ये सही किया? द आंसर इज नो. उन्होंने गलत किया है. रिजर्व्स अल्टीमेटली सारे इक्विटी वालों के होते हैं तो वो माइनस नहीं होंगी, आपको उन्हें बिना माइनस के ही ईपीएस निकालना है. तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था. देन क्वेश्चन नंबर 17 इंटेंजिबल एसेट्स का है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने एक 600 लाख के कोई सोलर रूफ टॉप पैनल लगाए हैं, उसका पेटेंट राइट है आपके पास मैन्युफैक्चर करने का 600 लाख का, और ये 5 साल चलेगा और 5 सालों में ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं. तो बेसिकली डेप्रिसिएशन करना है इन द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है. देन बाद में लेटर ऑन ये बेनिफिट्स चेंज भी हो जाते हैं. After the third year, it was estimated that patent would have an estimated future life of 3 years also. And Swift Limited expected that the estimated cash flow after 6th year to be 75 lakh. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पहले आप इसके हिसाब से एक रेशियो बना लोगे अमोर्टाइजेशन का चार्ट, और फिर 3 साल बाद आपका ये पैटर्न बदल जाएगा. फिर 4, 5 और 6th ईयर भी ऐड हो जाएगा जिसका कैश फ्लो होगा 75 लाख. तो नए रेशियो में आप बैलेंस वैल्यू को राइट ऑफ कर सकते हो. तो सबसे पहली बात, 600 लाख को 3, 3, 3, 1.5 और 1.5 इस रेशियो में राइट ऑफ करोगे. जब 3 साल हो जाएंगे तो जो वैल्यू बचेगी उसे 4, 5, 6th ईयर में 150, 150 और 75 के रेशियो में. अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आपके मॉड्यूल में भी कवर्ड है. देन ब्रीफली एक्सप्लेन स्कोप एंड फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर के 3 टाइप्स हैं जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे. देयर कुड बी अ जॉइंट कंट्रोल्ड एंटिटी, जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशन और जॉइंट कंट्रोल्ड एसेट. फिर एक और क्वेश्चन है इंपेयरमेंट का. तो यहां पे आपको इंपेयरमेंट के लिए बताया गया है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 4 years ago फॉर 150 lakhs एंड डेप्रिशिएटेड इट एट 10% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस. 150 लाख की एसेट है और आपको 10% का डेप्रिशिएशन इस पे सालाना लगाना है. At the end of the 4th year, it has revalued the asset at 75 lakh rupees. 150 लाख की एसेट है, आपने 4 साल 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब 10, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख. तो 4 साल बाद आपकी WDV हो गई है 90 लाख, और इस डेट पे आपने रीवैल्यू किया है 75 लाख पे एसेट को. इसका मतलब 15 लाख रुपए का आपका लॉस आ जाएगा. और ये जो 15 लाख का लॉस हुआ है, दिस हैज बीन रिटन ऑफ टू द P&L. ये आपने P&L में राइट ऑफ कर दिया. ठीक है. अब आपके एसेट की वैल्यू बच गई है 75 लाख रुपीस. However, on the date of revaluation, market price is 67.5 lakh and expected disposal cost are 3 lakh. इस दिन अगर आप देखोगे तो आपकी जो मार्केट प्राइस है वो 67.5 लाख है एंड एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख. तो बेसिकली आपका NSP नेट सेलिंग प्राइस 67.5 लाख माइनस 3 लाख 64.5 लाख है. NSP was 64.5 lakh. What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis of fair value for the revaluation purpose is determined by the market value and value is estimated at 60 lakh rupees. अगर वैल्यू इन यूज 60 लाख है एंड अगर आपका जो NSP है वो 64.5 लाख है, तो रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से हाइयर जो होता है उसको माना जाता है. दैट मीन्स 64.5 लाख. और आपकी बुक्स में इसकी वैल्यू बची हुई है 75 लाख. तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसे इंपेयरमेंट लॉस मानते हुए आप एसपीएल में राइट ऑफ कर दोगे. आपकी एसेट 90 लाख की थी, रीवैल्यू करके ऑलरेडी 15 लाख डाउन ला के आप 75 पे ला चुके हो. एंड बट सेम डेट पे आपकी जो वैल्यू इन यूज है वो 60 लाख है, और जबकि आपका जो NSP है नेट सेलिंग प्राइस है वो 64.5 लाख है. तो विच एवर इज हाइयर इज योर रिकवरेबल अमाउंट, दैट इज 64.5 लाख, और उस एसेट को आपने 75 लाख पर रिकॉर्ड कर रखा है. दैट मींस डिफरेंस विल बी इंपेयरमेंट लॉस जो एसपीएल में चला जाएगा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन AS 29 का है, जिसमें बताया गया कि एक कंपनी काफी सालों से जमीन को कंटेमिनेट कर रही है. इट डज नॉट क्लीन अप बिकॉज देयर इज नो लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग क्लीन अप. अभी तक कोई कानून नहीं था इसलिए हम क्लीन अप नहीं कर रहे थे और ना ही उसका कोई खर्चा रिकॉर्ड कर रहे थे. बट 31 मार्च को इट इज वर्चुअली सर्टेन, मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया कि एक लॉ आएगा, इसी साल आ जाएगा नए साल में, और
अकॉर्डिंगली हमें ऑलरेडी कंटेमिनेटेड लैंड को भी ठीक करना पड़ेगा। क्या इस चीज के लिए हमें प्रोविजन बना देना चाहिए? द आंसर इज यस। वर्चुअली सर्टेन है, इसका मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन है कि लॉ आएगा ही आएगा। आपने पास्ट में ऐसे इवेंट किए हैं, पास्ट में ऐसे आपने एक्शंस किए हैं जिसकी वजह से आपकी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन रही है, देन यस आपको यहाँ पे प्रोविजन बना लेना चाहिए। प्रोविजन बनेगा या तो अगर आप उसे क्लीन अप करोगे तो उसके खर्चे का, और अगर आप पेनल्टी पे करके बच सकते हो तो एटलीस्ट पेनल्टी का अमाउंट का तो प्रोविजन बनना ही चाहिए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम ईयर्स 29। तो ये थी आपकी आरटीपी जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए। ये जो आरटीपी है इसमें कुछ क्वेश्चंस नए थे, कुछ डिफरेंट थे, तो उन्हें अच्छे से कवर करना जरूरी है। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको लगता है कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए अलग से एक वीडियो बना के, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही। अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस करते रहिएगा और आपकी प्रिपरेशंस